हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था और इम्यूनिटी का सारा जितना भी क्लासिफिकेशन होता है वो सारा पढ़ा था। इसके बाद में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पढ़ी थी, वैक्सीनेशन पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम एंटीजेंस को पढ़ते हैं। एंटीजेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। प्रतिजन सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रतिजन का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। कि एंटीजन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे कारक होते हैं या कैसे एजेंट्स होते हैं जो अपने शरीर में प्रवेश कर या अपने शरीर में भी हो सकते हैं, जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, उनको एंटीजेंस कहा जाता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेशन के एजेंट्स होते हैं, उन्हें प्रतिजन कहते हैं। प्रतिजन की केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके बाद में हम एंटीबॉडीज़ को पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडीज़ जो ब्लड प्लाज्मा में मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की होती हैं, जबकि यहाँ पर एंटीजन की केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो एंटीजेंस आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। एंटीजन केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कोई भी मिनरल भी हो सकता है, कोई विटामिन भी हो सकता है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। इसके अलावा एनी एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे रेडिएशन है, टेम्परेचर है, हीट है, लाइट है, ये सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी अपनी बॉडी के लिए एंटीजेंस का काम कर सकते हैं। इसके अलावा फूड भी एक एंटीजेंस होता है। किसी को फूड एलर्जी होती है तो फूड एक उनके लिए एक एंटीजन है। किसी के लिए क्लॉथ भी एक एंटीजन का काम करता है। तो अलग अलग पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, डस्ट, स्मोक, स्पोर, ये सारे के सारे एजेंट्स जो होते हैं वो एंटीजेंस हो सकते हैं। तो एंटीजेंस का कहने का मतलब हो गया कि एंटीजेंस कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। इसके बाद में एंटीजेंस के दो टाइप्स होते हैं। जैसे पहला एंटीजन आएगा सेल्फ एंटीजेंस और सेकंड आएगा फॉरेन एंटीजेंस। एंटीजेंस के टाइप्स की बात की जाए तो एंटीजेंस दो टाइप के होते हैं। पहला आता है सेल्फ एंटीजन और सेकंड आता है नॉन सेल्फ, या कह सकते हैं फॉरेन एंटीजन या एलो एंटीजन। इसको नॉन सेल्फ भी कह सकते हैं। सेल्फ और ऑटो एंटीजेंस जो होते हैं ये अपनी बॉडी में ही मिलते हैं, यानी कि मतलब ये अपने शरीर में ही मिलते हैं, इस प्रकार के एंटीजेंस। और फॉरेन एंटीजन बॉडी में नहीं होते, बाहर से अंदर की ओर अपने बॉडी में एंटर होते हैं, तो वो फॉरेन एंटीजेंस हैं, ये अपनी बॉडी में ही होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो तीन ऐसे एंटीजेंस हैं जो अपनी बॉडी के ही एंटीजेंस हैं, उनको ऑटो एंटीजेंस कहते हैं। पहला आता है MHC एंटीजेंस। MHC की फुल फॉर्म होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार के एंटीजन अपनी बॉडी की ऑलमोस्ट सभी सेल्स के ऊपर मिलते हैं। इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। तो MHC एंटीजन अपनी बॉडी की सारी सेल्स पर मिलते हैं। सेकंड आता है RH एंटीजन और थर्ड आता है ABO एंटीजन्स। जो ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस होते हैं A एंड B, वो और RH एंटीजेंस RBC की सरफेस पर मिलते हैं। RBC की सरफेस पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो एंटीजेंस हैं ये सारे के सारे अपनी बॉडी में मिलते हैं। इनको सेल्फ या ऑटो एंटीजेंस कहते हैं। इनके अगेंस्ट अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है, इसीलिए इस प्रकार के एंटीजन अपनी बॉडी में है। यदि किसी कारणवश इन एंटीजेंस के अगेंस्ट भी अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाए, या कह सकते हैं इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होकर एंटीबॉडी बना लेवे, तो उस कंडीशन को कहेंगे ऑटो इम्यूनिटी, और उससे जो डिजीज हो जाएगी उसको कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये कंडीशन आ जाती है। इसके बाद में हम नॉन सेल्फ या फॉरेन एंटीजेंस के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के एंटीजेंस अपनी बॉडी में नहीं होते हैं, बाहर किसी माइक्रोब्स या किसी पैथोजन के सरफेस पर पाए जाते हैं। जैसे कोई भी पैथोजन है,
पैथोजेंस के बारे में पढ़ा था कि पैथोजन कुछ भी हो सकता है, जैसे एल्गी, फंजाई, कोई हेलमिंथ हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकता है। तो ये जो कोई पैथोजन है, इस पैथोजन की सरफेस के ऊपर, पैथोजन की सरफेस के ऊपर ये एंटीजेंस पाए जाते हैं। जब ये पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर होता है तो इसके जो एंटीजेंस की वजह से अपनी बॉडी में एंटीबॉडी स्टिमुलेट हो जाती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है। इनको जनरली कहा जाता है पैम्स। पैम्स की फुल फॉर्म होती है पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स, इनको पैम्स कहा जाता है। और पैम्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी में PRR का फॉर्मेशन होता है, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। अपनी बॉडी में जब पैम्स अपनी बॉडी में नहीं होता है और जब पैम्स एंटर होता है अपनी बॉडी में, तो पैम्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी में PRR का फॉर्मेशन होता है, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स का फॉर्मेशन होता है। पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स के एग्जांपल्स में अपने कह सकते हैं कि माइटोजन रिसेप्टर्स भी हो सकता है, मेनो6 फॉस्फेट भी हो सकता है, इसके अलावा CD14 भी हो सकता है, टी सेल रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। ये PRR के एग्जांपल्स हैं, जो PRR इस पैम्प से आके जुड़ते हैं। यहाँ पर इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो ये पैम्प हो क्या सकते हैं, पैम्प की बात की जाए तो यह लिपोपॉलीसेकेराइड हो सकता है, सेकेंड ये पेप्टिडोग्लाइकेन हो सकता है, इसके अलावा ये फ्लैजिलीन प्रोटीन हो सकता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड हो सकता है, जो बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोब्स की सरफेस पर पाए जाते हैं। कोई भी पॉलीसेकेराइड हो सकता है एंटीजेंस के रूप में। ये अब एक बात और बताता हूं मैं आपको कि इस एंटीजन की, ये पूरा पूरा एंटीजन है और इस एंटीजन की सरफेस पर कुछ ऐसे स्थान, कुछ ऐसे भाग जिनको मैंने नाम दे दिया एपिटोप। एपिटोप, अब एपिटोप का मतलब क्या होता है कि जिससे इस एंटीजन से एंटीबॉडीज आके जुड़ेगी। जैसे ये एग्जांपल एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से आके जुड़ेगी अपनी बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडी का यह भाग इस भाग से ही जुड़ेगा ऐसे। तो एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी के एक स्पेसिफिक रीजन से बाइंड होता है उसको एपिटोप कहते हैं, और एंटीबॉडी का यह भाग हो जाएगा पैराटोप। यहाँ एपिटोप और पैराटोप के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद डिटेल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ सिंपल से समझने का मतलब ये हो गया कि एंटीबॉडीज के पैराटोप्स जो एंटीजन्स के एपिटोप से जुड़ते हैं, ये होता है। अब एपिटोप के डेफिनेशन की बात की जाए तो एंटीजेंस के ऐसे भाग जिनसे एंटीबॉडीज आके जुड़ती हैं उनको एपिटोप्स कहा जाता है, और सेकंड जो एंटीबॉडी के ऊपर जो स्थान है जो एपिटोप से जुड़ेंगे उनको कह देंगे पैराटोप। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी के एपिटोप और पैराटोप आपस में बाइंड होते हैं। नॉन कोवैलेंटली रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, मतलब कि जो बाइंडिंग होती है वो वापस हट भी सकती है और कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता इनके बीच में। इस प्रकार के सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन के बारे में पढ़ा था आपने। इसके बाद में फॉरेन एंटीजेंस के भी टाइप होते हैं और सेल्फ के भी MHC के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले इस फॉरेन एंटीजेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटीजेंस के टाइप में सबसे पहले फॉरेन एंटीजेंस के बारे में पढ़ते हैं, या बाहरी एंटीजेंस कहते हैं इनको। फॉरेन एंटीजेंस की बात की जाए तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप आता है कंप्लीट एंटीजेंस। कंप्लीट एंटीजेंस उस प्रकार के एंटीजेंस को कहा जाता है, ऐसे एंटीजेंस जो अपनी बॉडी में एंटर होते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है और उन एंटीबॉडी से बाइंड होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को भी प्रमोट करते हैं और उसके बाद में स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। ये सारा जो फिनोमेनॉन है, ये करने वाले जो एंटीजेंस होते हैं उनको कंप्लीट एंटीजेंस कहते हैं। मतलब ये हुआ कि स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम एंड देन बाइंड टू एंटीबॉडीज। एक बार वापस बता रहा हूँ कि ऐसे एंटीजेंस
जो सारी प्रोसेस करते हैं, जैसे कि अपनी बॉडी में एंटर होंगे, उसके बाद इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा, उन एंटीबॉडी से जुड़ेंगे जिससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, उसके बाद में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं, तो उन एंटीजेंस को कहते हैं कंप्लीट एंटीजेंस। सेकेंड आता है क्रिप्ट एंटीजेंस। क्रिप्ट का मतलब होता है छिपा हुआ। इस प्रकार के एंटीजेंस के जो एपिटोप्स होते हैं वो छिपे हुए होते हैं, अंदर की साइड में हो सकते हैं या कह सकते हैं ब्यूराइड कंडीशन के अंदर होता है, तो उन एंटीजेंस को कहते हैं क्रिप्ट एंटीजेंस। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है। जैसे थर्ड आता है स्लो एंटीजेंस। ऐसे एंटीजेंस जिनकी रिएक्टिविटी, जो अपनी बॉडी में एंटर हो चुके हैं लेकिन उनकी रिएक्टिविटी या उनकी सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत स्लो होती है, वो एंटीजेंस अपनी बॉडी में एंटर होने के कुछ दिन बाद रिएक्शन होता है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंटीबॉडीज बनेगी, तो टाइम लगता है, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक केमिकल होता है पिक्रिल क्लोराइड। पिक्रिल क्लोराइड एक एजेंट होता है, केमिकल एजेंट। इस पिक्रिल क्लोराइड को जब अपनी सरफेस की, जो स्किन की सरफेस है, उसके ऊपर इसको रब किया जाता है, जब रगड़ा जाता है इसको, तो कुछ दिनों बाद या कह सकते हैं 2-3 दिन बाद के अंदर डर्मेटाइटिस हो जाता है, या कह सकते हैं सूजन आएगी 2-3 दिन बाद इस पिक्रिल क्लोराइड की वजह से। तो इससे जो अपनी बॉडी में जो सेंसिटिविटी होती है, इसकी बहुत रिएक्शन जो होती है वो स्लो होती है। तो इस प्रकार के एंटीजेंस को कहते हैं स्लो एंटीजेंस। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है हेप्टीन। हेप्टीन का मतलब क्या होता है? हेप्टीन का मतलब पहले बता रहा हूँ कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो खुद तो एंटीजन नहीं है लेकिन अपनी बॉडी में एंटर होकर अपनी बॉडी के किसी एसेंशियल सब्सटेंस से बाइंड हो जाते हैं और उसको एंटीजन बना देते हैं, तो उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाकर उस एसेंशियल सब्सटेंस को नष्ट कर देता है। तो इसकी वजह से अपनी बॉडी में वह एसेंशियल सब्सटेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं। जैसे बता रहा हूँ कि हेप्टीन है, ये हेप्टीन अपनी बॉडी में एंटर होता है। जैसे ये हेप्टीन है, ये अपनी बॉडी में एंटर हो चुका है, अपनी बॉडी के किसी सब्सटेंस, एसेंशियल सब्सटेंस है जिसको कह दिया अपन ने कैरियर, इस कैरियर से बाइंड होता है, ये कंडीशन आती है, तो इसको कहते हैं एंटीजेनिक हेप्टीन कैरियर कॉम्प्लेक्स। एंटीजेनिक हेप्टीन कैरियर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और वह एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज बनाएगा किसके अगेंस्ट? इस कैरियर के अगेंस्ट। तो कैरियर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी, तो कैरियर के साथ हेप्टीन जुड़ा हुआ है और एंटीबॉडीज बन जाएगी, और ये एंटीबॉडीज उस कैरियर से बाइंड हो जाती हैं। तो इस वजह से उस कैरियर को नष्ट कर दिया जाता है, तो अपनी बॉडी में यह एसेंशियल सब्सटेंस है कैरियर के रूप में, ये कम हो जाता है इस हेप्टीन की वजह से। एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि हेप्टीन का एग्जांपल ले लिया आपने, एस्प्रीन। एस्प्रीन अपनी बॉडी के अंदर इंटर होती है तो अपनी बॉडी के प्लेटलेट से जुड़ती हैं, प्लेटलेट से बाइंड होती है तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंटीजेनिक हेप्टीन कैरियर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज बनेगी और इस प्लेटलेट्स को नष्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से ये नष्ट हो चुकी हैं प्लेटलेट्स, तो अपनी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो इस कारण से अपनी बॉडी में एक डिजीज जो आती है उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। एक डिजीज और होती है थ्रोम्बोस्थेमिक परप्यूरा। उसकी वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी में प्लेटलेट्स तो होती है लेकिन सारे के सारे प्लेटलेट्स एबनॉर्मल होती हैं, तो वो डिजीज अलग है, ये डिजीज अलग है। यहाँ पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है इस हेप्टीन की वजह से। तो सिंपल सी हेप्टीन की परिभाषा ये होती है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एंटीजेंस तो नहीं होते हैं
लेकिन शरीर में प्रवेश करके किसी एसेंशियल सब्सटेंस से जुड़कर उसको प्रतिजन के रूप में बदल देते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। तो उन सब्सटेंसेस को कह देंगे हम हेप्टीन्स। हेप्टीन्स के बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हेप्टीन के एग्जांपल्स में ये हेप्टीन है और ये इसका कैरियर है। यहाँ पर हेप्टीन के रूप में सबसे पहले केमिकल आता है एजोफिनाइल आर्सेनेट। यह जो केमिकल होता है APA, एजोफिनाइल आर्सेनेट जो होता है ये अपनी बॉडी के ओवल एल्बुमिन प्रोटीन से बाइंड होता है। ये उसका कैरियर होता है ओवल एल्बुमिन प्रोटीन। इसके बाद में सेकंड आता है नाइट्रोफिनाइल एसिटिक एसिड, इसकी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं NPA। नाइट्रोफिनाइल एसिटिक एसिड जो होता है वो हीमोसाइनिन, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं हीमोसाइनिन जो आर्थ्रोपोड और मोलस्क में मिलता है, इससे बाइंड होता है नाइट्रोफिनाइल एसिटिक एसिड। इसके बाद में तीसरा आता है फिनाइल लैक्टिसाइड, यह गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बाइंड होता है, जिससे एंटीबॉडी बनी होती है, उनसे बाइंड होता है फिनाइल लैक्टिसाइड। नेक्स्ट आता है डाइनाइट्रोफिनॉल, यह बोवाइन गामा ग्लोबुलिन, इस प्रोटीन से बाइंड होता है। लास्ट आता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यह बोवाइन सीरम एल्बुमिन, इस प्रोटीन से बाइंड होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल्स। ये हेप्टीन्स के एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग कैरियर्स से बाइंड होते हैं। इस प्रकार के 4 टाइप के फॉरेन एंटीजेंस होते हैं। अब इसके बाद में हम सेल्फ एंटीजेंस पढ़ेंगे। सेल्फ एंटीजेंस में हम MHC एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ एंटीजन में सबसे पहले MHC एंटीजन को पढ़ते हैं। MHC की फुल फॉर्म होती है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार के जो एंटीजेंस हैं वो सबसे पहले माइस में डिस्कवर हुए थे। माइस में इसको MHC कहा जाता है, लेकिन ह्यूमन में इसका नाम दूसरा है। ह्यूमन में इसको HLA कहेंगे। HLA की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। ये ह्यूमन के अंदर ये टर्म यूज़ किया जाता है, जबकि MHC माइस में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले यह इस प्रकार का एंटीजन है माइस में डिस्कवर किया गया था। इस एंटीजन की स्ट्रक्चर या पोजीशन की बात की जाए तो अपनी बॉडी की कोई सेल है, इस सेल के ऊपर ये बात हमारे को पता है कि सेल की आउटर सरफेस होती है। आउटर सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के ओलिगोसेक्राइड्स मिलते हैं। उन ओलिगोसेक्राइड्स, वह ओलिगोसेक्राइड्स या तो प्रोटीन से जुड़े होंगे या लिपिड से जुड़े होंगे। यदि वह प्रोटीन से जुड़े होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे उनको, यदि वो लिपिड से जुड़े होंगे तो उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। तो MHC एंटीजन और RH एंटीजन तो ग्लाइकोप्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि जो ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस होते हैं वह ग्लाइकोलिपिड के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले MHC एंटीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो MHC एंटीजन
का मतलब ये हो गया कि सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनसे कुछ स्पेसिफिक टाइप के ओलिगोसेक्राइड्स जुड़े हुए हैं, जिससे बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। वह ग्लाइकोप्रोटीन एक एंटीजन का काम करता है या एमएचसी एंटीजन। एमएचसी एंटीजन दो टाइप के होते हैं, एमएचसी टाइप फर्स्ट और एमएचसी टाइप सेकेंड। एमएचसी टाइप फर्स्ट भी ह्यूमन में अलग टाइप के होते हैं और माइस में अलग होते हैं। इसी तरह से सेकेंड जो एमएचसी होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, माइस में अलग और ह्यूमन में अलग। तो ह्यूमन की बात की जाए एमएचसी फर्स्ट की, तो एमएचसी फर्स्ट या कह सकते हैं ह्यूमन में एचएलए फर्स्ट ह्यूमन में 3 टाइप के होंगे, एचएलए ए, बी और सी, ये 3 टाइप के एचएलए होते हैं ह्यूमन में। एचएलए ये ह्यूमन में है। इसके बाद एमएचसी फर्स्ट की बात की जाए तो माइस के अंदर इसको H2 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। H2 कॉम्प्लेक्स माइस में 3 टाइप के होते हैं, H2K, H2D, H2L, KDL 3 टाइप के होते हैं। इसी तरह से इसमें भी। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं, ह्यूमन में इसको एचएलए कहेंगे। तो एचएलए जो सेकंड होता है वो भी 3 टाइप का होता है, एचएलए DP, एचएलए DQ और एचएलए DR। देखो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए एचएलए A, एचएलए B, एचएलए C, इसके बाद में आप एचएलए D, एचएलए D, एचएलए D, A B C D, D तक हो गया। इसके आगे जो सेकंड होते हैं उनके आगे आप P, Q और R लगा दो। तो इस तरह से आपके एचएलए फर्स्ट और एचएलए सेकंड के टाइप्स पढ़ सकते हैं हम। उसके बाद में माइस में एमएचसी सेकंड की बात की जाए तो माइस में IA और IE दो टाइप के H2 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अकरेंस की बात की जाए तो एमएचसी फर्स्ट कहाँ मिलते हैं और एमएचसी सेकंड कहाँ मिलते हैं। एमएचसी फर्स्ट की बात की जाए तो एमएचसी फर्स्ट अपनी बॉडी के ऑलमोस्ट सेल्स पर मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे कि आरबीसी और स्पर्म, इनके ऊपर एमएचसी फर्स्ट नहीं मिलता है। तो एमएचसी फर्स्ट सभी सेल्स में मिलेंगे, आरबीसी और स्पर्म के अलावा कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जिन पर एमएचसी मिलते हैं, एमएचसी फर्स्ट मिलता है, लेकिन एमएचसी फर्स्ट का अमाउंट कम मिलता है, कम मात्रा में मिलते हैं। जैसे फाइब्रोब्लास्ट और हिपेटोसाइट्स, दो ही सेल्स ऐसी हैं जिन पर एमएचसी फर्स्ट है लेकिन कम अमाउंट में है। सेकंड की बात की जाए तो एमएचसी सेकंड सिर्फ 4 ही ऐसी सेल्स हैं जिन पर मिलते हैं, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स और डेंड्रिटिक सेल्स। इन 4 सेल्स पर एमएचसी सेकंड पाए जाते हैं। इन सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है एपीसी। नेक्स्ट आता है फंक्शंस की बात की जाए तो सेल के ऊपर ये इस प्रकार के एंटीजन्स क्यों हैं। तो एमएचसी एंटीजन का काम होता है कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन और सेल टू सेल एडिशन, कि 2 सेल आपस में जुड़ती है, हो सकता है कि इस एंटीजन की वजह से। सेकंड आता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, अपनी सेल्स को पहचानती है कि यह सेल अपनी बॉडी की, क्योंकि अपनी बॉडी की सारी सेल्स पर एमएचसी एंटीजन्स हैं और स्पेसिफिक टाइप के एमएचसी फर्स्ट ही है। तो अगर बाहर से कोई दूसरी सेल अपनी बॉडी के अंदर डाल दी जाए तो उस सेल का एमएचसी अलग होगा और वह एमएचसी दूसरा एमएचसी अपनी बॉडी के एमएचसी से जुड़ नहीं पाएगा। तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी जरूरी है। तो एक सेल दूसरी सेल को पहचानती है कि यह सेल अपनी बॉडी की ही है या बाहर से आई हुई है। तो इस तरह से सेल टू सेल रिकॉग्निशन होता है। ग्राफ्ट का रिजेक्शन होता है वो इसी वजह से होता है कि बाहर से आपने जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उस ऑर्गन की जो सेल्स हैं उनके एमएचसी अलग हैं और आपकी बॉडी की सेल्स के एमएचसी अलग हैं, इस वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। इसके बाद कुछ और डिफरेंसेस हैं एमएचसी फर्स्ट और सेकंड के बीच में। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एमएचसी जो एंटीजन होता है उसके अंदर प्रोटीन की 2 चेन हो सकती है या कह सकते हैं कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। यहाँ एमएचसी फर्स्ट के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एमएचसी फर्स्ट के स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसका C टर्मिनल तो अंदर की साइड में होता है। देखना ये यहाँ से होते हैं, ये चेन ऐसा डोमेन बना रही है और डोमेन बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक होती है, ये एन टर्मिनल है इसका। ये पूरी अल्फा चेन होती है। ये अल्फा चेन है जिसके अंदर 3 डोमेन है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। ये डोमेन इस तरह से बने हुए हैं,
इस डोमेन में क्या हो गया, एमिनो एसिड्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से 3 डोमेन बने हुए होते हैं अल्फा चेन के अंदर। उसके बाद में एक बीटा चेन होती है, ये बीटा चेन है जिसको मैंने लिखा शॉर्ट में बीटा 2M, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, सॉरी माइक्रोग्लोबिन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन होता है। ये बीटा चेन और अल्फा चेन होती हैं। यहाँ पर बीटा चेन इसकी अल्फा चेन से कोवलेंटली बाइंड होती है, कोवलेंट बॉन्ड बना होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहे हैं ये MHC एंटीजन। इस तरह से ये MHC फर्स्ट की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर अल्फा चेन के अंदर अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 जो डोमेन होता है उसके ऊपर CD8 के बाइंडिंग की रिसेप्टर साइट्स मिलती है। CD8 रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, CD8 किलर टी सेल्स के ऊपर मिलते हैं, तो इसके रिसेप्टर्स हैं वो अल्फा 3 के ऊपर मिलते हैं। उसके बाद में अल्फा चेन और बीटा चेन के क्रोमोसोम की बात की जाए तो कौन से क्रोमोसोम अल्फा चेन को इनकोड करता है और कौन सा क्रोमोसोम बीटा चेन को इनकोड करता है, तो 6 क्रोमोसोम और एक आता है 15th क्रोमोसोम। 6 क्रोमोसोम की छोटी आर्म या शॉर्ट आर्म के ऊपर एक जीन मिलता है, HLA जीन। उस HLA जीन की वजह से अल्फा चेन बनती है और 15 क्रोमोसोम के ऊपर जीन की वजह से बीटा चेन बनती है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि अल्फा चेन और बीटा चेन 2 होती है, लेकिन यहाँ इसकी स्ट्रक्चर अलग होती है। अल्फा चेन की बात की जाए तो ये C टर्मिनल है, एक लूप, एक डोमेन बना, ये सेकेंड डोमेन है और ये N टर्मिनल है। ये अल्फा 1 और अल्फा 2 ये पूरी अल्फा चेन है। यहाँ अल्फा में 3 डोमेन है, जबकि यहाँ पर अल्फा में 2 ही डोमेन है। यहाँ इसके बाद में बीटा की बात की जाए तो सेम टू सेम अल्फा की तरह होती है। ये C टर्मिनल, ये N टर्मिनल, यहाँ पर बीटा 1 और बीटा 2। यहाँ बीटा चेन ने भी 2 डोमेन बनाए, जबकि इसने एक ही डोमेन बना था यहाँ पर बीटा चेन में। तो ये पूरी अल्फा चेन है इसकी और ये पूरी बीटा चेन है। अल्फा और बीटा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी होती है और डोमेन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से बनते हैं। यहाँ पर भी सेम है, 6 क्रोमोसोम की वजह से अल्फा चेन बनती है और 15 की वजह से बीटा चेन बनती है। ये MHC एंटीजेंस की स्ट्रक्चर होती है। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये लगे होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है। इन एंटीजेंस के बाद में आज की इस क्लास में हमने एंटीजेंस के बारे में पढ़ा था। एंटीजेंस के भी 2 टाइप पढ़े थे, सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजेंस। सेल्फ एंटीजेंस के अंदर MHC एंटीजन पढ़ा था और नॉन सेल्फ के भी 4 टाइप्स पढ़े थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडीज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।